Hello students, so in this video we'll discuss part 2 of chapter number 7, manufacturing industries. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So student, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with industrial reasons. इंडस्ट्रियल रीजन में बच्चा हम उस एरिया को, उस प्लेस को डिस्कस करेंगे जहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना। मतलब क्लस्टर में इंडस्ट्रीज हैं, ग्रुप्स में इंडस्ट्रीज हैं। अगर आज भी आप इंडिया के इंटीरियर विलेज एरिया में चले जाएं बच्चा, तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वहां पर जो मेन इकोनॉमी है वो बेस करती है किस पे? एग्रीकल्चर पे। इंटीरियर एरिया में फिर नेट अवेलेबल नहीं है, कई जगह इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, रोड्स प्रॉपर नहीं है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करता है ना। तो ऑल इन ऑल जो बात समझने की है वो ये है कि इंडस्ट्रीज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो। किसी कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज है, जैसे हमारा यूरोप, है ना। और कहीं पर बहुत ज्यादा कम है, जैसे कि अफ्रीका। चलो, तो इंडस्ट्रीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रीज का बहुत अनइवन है, क्योंकि जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को, जैसे हमने पढ़ा था अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, ये हर जगह सेम नहीं है ना। इंडस्ट्रीज हमने देखा है कि कुछ पॉकेट्स में बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाती हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उनको जो भी फैक्टर्स चाहिए होते हैं फ्लरिश करने के लिए वो अवेलेबल होते हैं। जैसे हम इंडिया की बात कर रहे हैं अभी, हम ओसाका नहीं जा रहे हैं, जापान नहीं जा रहे हैं, है ना, टोक्यो नहीं जा रहे हैं, ना ही तो हम यूएसए में जा रहे हैं। हम सिर्फ किसकी बात करें? हमारे इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में जैसे मुंबई, आप लोग देखते होंगे बिहार से, यूपी से, एमपी से बहुत सारे लोग कहाँ पर काम की तलाश में जाते हैं? मुंबई जाते हैं, है ना, पुणे जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश से लोग इंदौर जाते हैं। तो क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करती हैं। तो इंडस्ट्री ये यहीं पर यही लिखा है बच्चा कि जो इंडस्ट्रीज हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं फ्यू पॉकेट्स, कुछ पॉकेट्स में, ड्यू टू फेवरेबल फैक्टर्स। ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको इंडिया की बात बताया कि मुंबई है, बेंगलोर है, गुड़गांव है, हमारे मध्य प्रदेश का इंदौर है। पर अब हम वर्ल्ड की बात करेंगे। ठीक है। वर्ल्ड में हम उन रीजन्स को देखेंगे जहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं। एरियाज विच हैव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल रीजन। वो एरिया जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं उसे क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल रीजन्स। जो मेन इंडस्ट्रियल रीजन है वो हमारे मैप 15 में दिए गए हैं, जिसको हम अभी देखेंगे। चलो, अब हम मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स देखेंगे जो टेम्परेट रीजन में अवेलेबल हैं। ठीक है। जो कि काय के पास में? कोल्ड फील्ड मतलब कोल मतलब जहां से कोयला मिलता है, कोयला समझ गए ना, ब्लैक कलर कोयला। तो टेम्परेट रीजन क्लोज टू कोल फील्ड, जहां पर कोल फील्ड भी थी और सी पोर्ट्स भी थे, मतलब समुद्र थे, है ना। तो पोर्ट अवेलेबल थे, समुद्र के साथ साथ क्या भी अवेलेबल होनी चाहिए? पोर्ट, बंदरगाह थे और कोल अवेलेबल था। उसके पास में टेम्परेट रीजन्स के जितने भी इंडस्ट्रियल रीजन है उनको हम पढ़ेंगे। पहला देखते हैं हम लोग। द एरिया अराउंड द ग्रेट लेक्स इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड में ग्रेट लेक्स है, उसके आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। द एरिया अराउंड द नॉर्थ सी इन वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, नॉर्थ सी के आसपास का जो एरिया, द एरिया अराउंड द नॉर्थ सी इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ये भी वो रीजन है। अभी मैप में देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। ठीक है। फिर ईस्टर्न यूरोप बोले तो जो हमारा रशिया वाला रीजन है ना, अराउंड मॉस्को इन रशिया। रशिया का जो मॉस्को है, रशिया की कैपिटल ही है मॉस्को बेटा। तो मॉस्को रशिया को क्या बोलते हैं? ईस्टर्न यूरोप। यहाँ पर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज हैं। ईस्टर्न एशिया इंक्लूडिंग जापान, चाइना, साउथ कोरिया। ईस्टर्न एशिया की बात करें, एशिया के बिल्कुल ईस्ट में जा रहे हैं, तो वहां पर जो जापान है, चाइना है, साउथ कोरिया है, ये भी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है। तो ये रहा बच्चा मैप 15, और मैप 15 में हम लोग देखेंगे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को और इंडस्ट्रियल रीजन्स को। तो भाई ये देखो, नॉर्थ अमेरिका का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाला रीजन
बहुत सारी फैक्ट सिटीज़ कंट्रीज़ सिटीज़ दिख रही हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन मिलेगा, जैसे न्यूयॉर्क है, शिकागो है, सैन फ्रांसिस्को है, डेट्रॉइट रीजन है। डेट्रॉइट रीजन किसके लिए फ़ेमस है बच्चा? कार मेकिंग के लिए। अपाल्शियन रीजन है, ठीक है? फिर आप आएँगे साउथ अमेरिका में तो तुम्हें मिलेगा वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, ब्राज़ील, उरुग्वे। और यहाँ पर ये जो वेनेजुएला है, यहाँ पर पेट्रोलियम के सबसे बड़े रिज़र्व अगर वर्ल्ड में कहीं अवेलेबल है तो वो कहाँ पर ही अवेलेबल है बच्चा? वेनेजुएला में, ठीक है? फिर आप आओ अफ्रीका में तो साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, इजिप्ट, मोरक्को, अल्जीरिया। ऑस्ट्रेलिया में साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, एससी ऑस्ट्रेलिया लिखा है, वो सब क्या बोलना चाह रहे पता नहीं, एससी ऑस्ट्रेलिया है ना? फिर हनोई, साइकियांग, सांस, बीजिंग, हंशू रीजन, यूराल रीजन, मॉस्को, यूक्रेन, रूर। और अभी ये यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है ना, यूके। तो ये क्या है? इंडस्ट्रियल बेल्ट है बच्चा, जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हैं जो लाखों लोगों को क्या देती हैं? एम्प्लॉयमेंट। हमारे इंडिया का देखो क्या क्या दिया है, मुंबई एंड कोलकाता, ठीक है? इंडिया का मुंबई रीजन और कोलकाता रीजन। तुम लोगों ने एक था टाइगर या टाइगर जिंदा है मूवी देखी होगी, तो उसमें देखा होगा ना कि हमारे बहुत सारे लोग कुवैत, ईरान, इराक जाते हैं काय के लिए? वहाँ पर जॉब पाने के लिए, है ना? ईरान भी जाते हैं, इराक भी जाते हैं, कुवैत भी आते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑयल वेल्स हैं, इजीली काम मिल जाता है लोगों को। तो ये तो हुई वर्ल्ड की बात। अब हम हमारे इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में भी बहुत सारा रीज़न ऐसा है जहाँ पर बढ़िया आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी, है ना? मेजर इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ इंडिया हैव डेवलप्ड इन द hinterlands ऑफ द पोर्ट्स ऑफ कोलकाता। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये बड़े बड़े पोर्ट्स थे। हमारा सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है इंडिया का, वो है मुंबई पोर्ट, ठीक है? हमारे पास चेन्नई पोर्ट है और कोलकाता पोर्ट भी है। कोलकाता कहाँ पर है बच्चा? वेस्ट बंगाल में। चेन्नई तमिलनाडु, मुंबई महाराष्ट्र। तो मुंबई सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। तो इनके आसपास का जो रीजन था, वहाँ पर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर गई। क्यों? क्योंकि पोर्ट से आप इजीली सामान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप रॉ मटेरियल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जो पोर्ट्स का जो हिंटरलैंड एरिया था, कनेक्टिविटी थी उसके थ्रू उस एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लग गई। जैसे अभी मैंने वर्ल्ड मैप में आपको दिखाया था मुंबई और कोलकाता, तो वहाँ पर मेंशन भी था कि भाई यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। जो ब्रिटिश थे उन्होंने डेवलप किए बहुत सारे क्लस्टर्स इंडिया में एज द हिंटरलैंड्स, जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे, कहीं से पावर मिल रही है और मार्केट। अब ऐसे रीजन्स में हम इम्पोर्टेंट रीजन्स को पढ़ेंगे। पहला है हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, अहमदाबाद वडोदरा, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु। हुगली इंडस्ट्रियल रीजन, मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, अहमदाबाद वडोदरा रीजन, मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलोर, छोटा नागपुर, प्लेट्यू इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये हमारे इंडिया के मेन रीजन है जहाँ पर क्लस्टर में, ग्रुप्स में आपको फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज मिलेंगी। यस, और हम हमारी नेशनल कैपिटल टेरिटरी को कैसे भूल सकते हैं? दिल्ली में भी बहुत सारे लोग पूरे इंडिया से आपको मिल जाएंगे जो वहाँ पर कुछ जॉब्स के लिए आए होंगे, कुछ और भी बहुत सारे कामों के लिए आए होंगे, कुछ जैसे पढ़ाई करने के लिए आए होंगे, है ना? चलो, तो दिल्ली भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, क्लस्टर में है वो भी। चलो, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं, इस लेसन में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन तीन इंडस्ट्रीज को हम डीप में पढ़ेंगे। कौन कौन सी? आयरन एंड स्टील, कॉटन इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन आईटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि अब सबसे ज़्यादा बूम, सबसे ज़्यादा फ्लरिशिंग आईटी सेक्टर ही है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें हम, तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो सारी इंडस्ट्रीज का बेस है भाई। अगर लोहा नहीं बनेगा तो क्या अलमीरा बन सकती है? क्या नेल बन सकती है? क्या आपके यूटेंसिल्स बन सकते हैं? नहीं बन सकते भाई। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बेस है। बेस का मतलब होता है आधार। किसका आधार है? बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज का, इसीलिए इन्हें बेसिक इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम क्या कहते हैं? बेसिक और की इंडस्ट्री। किस इंडस्ट्री को हम की इंडस्ट्री या बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं? 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है बच्चा। विच इंडस्ट्रीज इज नोन एज बेसिक इंडस्ट्री और की इंडस्ट्री? या तो की पूछ लेंगे या बेसिक पूछ लेंगे, तो क्या लिखेंगे आप लोग?
आयरन एंड स्टील। अब हमने इसके बाद ये भी पूछ लिया व्हाई, तो क्या लिखोगे? बिकॉज दे प्रोवाइड बेस फॉर ऑल अदर इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल दैट इज देयर फिनिश प्रोडक्ट। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो दूसरी इंडस्ट्रीज का क्या है? रॉ मटेरियल है ना। चलो, जो प्रोडक्ट्स हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के वो रॉ मटेरियल की तरह यूज होते हैं दूसरी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, इसीलिए इसे फीडर इंडस्ट्री भी कहते हैं। बच्चा, बहुत सारी बुक्स में से मैंने इस चैप्टर एक्सप्लेन किया है, पर ये वर्ड मुझे यहीं मिला है, मुझे बहुत ही कैचिंग, बहुत ही अच्छा लगा ये वर्ड, तो आपको भी पता होना चाहिए, है ना, कि फीडर इंडस्ट्री किसको बोलते हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को क्यों बोलते हैं फीडर? बिकॉज द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वर्क एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। ओके, सो 3 क्वेश्चन बन गए देखो इसी से। व्हाट डू यू मीन बाय की इंडस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक इंडस्ट्री, व्हाई भी पूछा जा सकता है, प्लस व्हाट डू यू मीन बाय फीडर इंडस्ट्री, या व्हाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज नोन एज फीडर इंडस्ट्रीज, है ना। एक्सप्लेन करो तो क्या बताओगे? क्योंकि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल है डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री का, इसीलिए हम इसे फीडर इंडस्ट्री भी कहते हैं। चलो, आप अगर नेचर की बात करें भाई कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किस नेचर की है, तो बहुत ही हैवी इंडस्ट्री है। इसका जो रॉ मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं आयरन और मैंगनीज, मैंगनीज, ये सब बहुत भारी होता है बेटा, है ना, बल्कि होता है। आयरन और भी बल्कि, कोल भी बल्कि, और इसमें थोड़ा बहुत मैग्नीज भी लगता है ना, सारी चीजें बल्कि। हो लार्ज क्वांटिटीज एंड इट्स फिनिश प्रोडक्ट्स आर आल्सो हैवी, रॉ मटेरियल भी हैवी, फिनिश प्रोडक्ट भी हैवी। अब बेटा अगर कोई पूछेगा कि आयरन एंड इंडस्ट्रियल का कोई रोल है आपकी इकोनॉमी में, तो बोलना हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन और मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्रूशियल रोल है। कैसा रोल है? क्रूशियल, है ना। कोई पूछेगा क्रूशियल क्यों है भाई? क्योंकि जो आयरन का कंजम्पशन होता है वो वन ऑफ द पैरामीटर होता है किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ को जानने के लिए, ठीक है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात अगर मैं करूं तो ये फीडर है दुनिया भर की इंडस्ट्री के लिए। दुनिया भर के लिए मतलब दुनिया भर मतलब वर्ल्ड नहीं, दुनिया भर मतलब भले ही वो नेल बनाने वाली फैक्ट्री हो, भले ही वो शीट्स बनाने वाली फैक्ट्री हो, हैमर बना रही हो, एक्स बना रही हो, नाइफ बना रही हो, उन सब के लिए फीडर कौन सा है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री उनके लिए फीडर है ना। चलो, ये जो मेटल है ये वाइडली यूज होता है क्या? हम ट्रक, हार्वेस्टर, थ्रेसर, कोई भी कल्टीवेटर, मतलब कल्टीवेशन के लिए जो भी इक्विपमेंट बनने हैं, इंजन, पाइप्स, पाइप तो खैर प्लास्टिक का बनता है, इंजन क्या हम बना सकते हैं बिना आयरन एंड स्टील के? बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये जो मेटल है वो वाइडली यूज होता है टू मेक मशीन्स, टूल्स, एक्स, है ना, ए एक्स ई, डीओ वाला नहीं भाई, ये वो वाला कुल्हाड़ी वाला, है ना, हैमर, कल्टीवेटर्स, ट्रैक्टर, ट्रॉली, सब आयरन से बना है। वैरायटी ऑफ ड्यूरेबल गुड्स ऑफ डेली यूज में यूज होने वाले जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अलमीरा बनती है ना। कई बार जो हमारी हमारी जो बाइक्स होती हैं उनकी जो मेन बॉडी होती है, कार की बॉडी है, वो सब किससे बनने वाली है? इन्हीं से बनने वाली है ना, आयरन स्टील से। चलो, तो जो इनपुट लगेगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, तो इनपुट मतलब क्या क्या चाहिए पड़ेगा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को फिनिश्ड आयरन या स्टील बनाने के लिए? तो वो पहले तो चाहिए आपको आयरन ओर, वो मिट्टी जिसके अंदर लोहा आयरन प्रेजेंट हो उसे बोलते हैं आयरन ओर, ठीक है। फिर दूसरा है कोल, तीसरा है लाइम स्टोन। कोल मतलब कोयला, लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर, मैग्नीज, इतनी चीज़ें आपको रॉ मटेरियल में चाहिए। पर इनके अलावा लेबर भी चाहिए जो इनके ऊपर काम करेगी, कैपिटल मतलब पैसा चाहिए कर, आप आयरन और फ्री में नहीं लाओगे, उसके लिए पेमेंट करोगे, लाइम स्टोन के लिए पेमेंट करो, मैग्नीज के लिए, तो पैसा तो चाहिए आपको, साथ में लेबर चाहिए, और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनें वगैरह चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। तो ये इनपुट है ना। क्या क्या लिखोगे इनपुट में आप? आयरन और कोल, लाइम स्टोन, मैग्नीज, लेबर, कैपिटल, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब प्रोसेस में क्या होता है बच्चा? हम आयरन ओर को रिफाइन करते हैं, क्या बनाने के लिए? स्टील बनाने के लिए। रिफाइनिंग आयरन ओर एंड मेकिंग स्टील, आयरन ओर को रिफाइन करो, स्टील बनाओ। आयरन ओर इज यूजुअली स्मेल्ट इन, जो आयरन ओर स्मेल्ट होता है बेटा, स्मेल्ट होना मतलब पिघलना, है ना, पिघलना समझ में आ गया ना, स्लरी बनना उसकी। आयरन ओर यूजुअली स्मेल्ट होता है काय में?
ब्लास्ट फर्नांसिस में, ठीक है, बड़े बड़े फर्नांसिस होते हैं, उसके अंदर आयरन और को क्या किया जाता है, स्मेल्ट किया जाता है। द आउटपुट ऑप्टेंड इज आयरन एंड स्टील, और जो आउटपुट मिलेगा उसमें हमें मिलेगा आयरन और से बना हुआ आयरन और स्टील, ठीक है। अब बेटा आयरन और से, आयरन को पिघला के हमने आयरन को अलग कर लिया, फिर उसको हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, या उसको मोल्ड कर देते हैं, किसी एक सांचे में डाल देते हैं, किस क्या बनाने के लिए, पिग आयरन बनाने के लिए, ठीक हुई बात। तो जो मोल्टन आयरन होता है, पिघला हुआ लोहा, मोल्टन मतलब पिघला हुआ है ना, वही स्लरी फॉर्म में, किससे बनाया, वो हमने आयरन और से बनाया, उसको फिर हम ठंडा करते हैं या तो किसी मोल्ड में डाल देते हैं, और उससे क्या बनता है, पिग आयरन। क्या बनेगा, पिग आयरन। अब बच्चा आयरन से ज्यादा यूजफुल होता है क्या, स्टील, है ना। आयरन इन द फॉर्म ऑफ स्टील, आयरन किस फॉर्म में, स्टील फॉर्म में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूजफुल है। क्यों, क्योंकि वो हार्ड है, स्ट्रेंथ है, ड्यूरेबिलिटी है ना। तो इस वजह से स्टील ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे कंट्री में स्टील का जो प्रोडक्शन है वो 80 करोड़ टन है, पर वहीं पे जो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा इंजीनियरिंग मेटल है, जैसे हम एल्यूमिनियम बोलते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ है। समझ रहे हो कितना डिफरेंस है। देखो आयरन से अगर हम स्टील को देखें तो स्टील ज़्यादा यूजफुल है। अब स्टील का प्रोडक्शन इंडिया में कितना है, 80 करोड़ टन, और एल्यूमिनियम का सिर्फ 2 करोड़ टन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे आया बच्चा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ तो 1850 से गया था, कहाँ पर, इंग्लैंड में, पर हमारे इंडिया की अगर हम बात करिए, इंडिया में तो बहुत बाद में आया है ना। तो जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जहाँ जहाँ पर भी जिस भी कंट्री में जिस टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने लगी, ठीक है। क्यों ग्रो करने लगी, क्योंकि लो कॉस्ट है, ये लो कॉस्ट मेटल है, इसकी यूटिलिटी वाइडर है। देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक तो फीडर इंडस्ट्री है, मल्टीपल यूसेज है, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है। हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इजी अवेलेबल है आयरन, और यहाँ से जितने भी पोर्ट आप देखेंगे बेटा, भले वो ईस्टर्न कोस्ट पे हो या वेस्टर्न कोस्ट पे हो, ऐसा कोई पोर्ट नहीं है जिससे कि आयरन और हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ना करते हो, सॉरी एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट मतलब दूसरी कंट्रीज को ना भेजते हो। हम बहुत आयरन और एक्सपोर्ट कर देते हैं और कमाते हैं फॉरेन एक्सचेंज सारे पोर्ट से। तुम लोग अभी फ्यूचर आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे कि कैसे यहाँ के मुरमगांव पोर्ट की बात कर लो या पारादीप पोर्ट की बात कर लो, किसी भी पोर्ट में, चेन्नई पोर्ट की बात कर लो, हर जगह से क्या होता है, आयरन और एक्सपोर्ट होता है, नॉट इम्पोर्ट, हाँ एक्सपोर्ट होता है। न्यू मैंगलोर, मुरमगांव, पारादीप, सारी जगहों से, चेन्नई से, चेन्नई पोर्ट से। ये जो इंडस्ट्री होती है आयरन एंड स्टील, ये बल्कि बल्कि रॉ मटेरियल के ऊपर बेस करती है, ठीक है। तो उस एरिया में ही इसको बनाया जाता है जहाँ पर माइनिंग हो रही हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है और इतना बल्कि नेचर होता है, हम एक बार में बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ पहुँचा भी नहीं सकते। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वहाँ पर इंडस्ट्री फैक्ट्री को सेटअप करें जहाँ पर क्या हो, माइनिंग एरिया हो, और जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो पाए, लाया जा सके। देखो रॉ मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है ना इंडस्ट्रीज का, तो कोशिश ये की जाती है कि जहाँ पर भी इजीली रॉ मटेरियल मिल जाए हम हमारी फैक्ट्री को वहीं सेटअप करें। अब एक बार देखते हैं मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ को, जैसे पिट्सबर्ग है, फिलाडेल्फिया है, यंगस्टाउन है, यहाँ पर टोक्यो है, नगोया है, ओसाका है, विजयनगर, सालेम, विशाखापट्टनम, जहाँ पर शिप बिल्डिंग का काम होता है विशाखापट्टनम में, जमशेदपुर, फिर आपका वुहान, शंघाई, बीजिंग, हाइफा, ये बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं बच्चा जहाँ पर आपको प्लेंटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, फैक्ट्रीज मिल जाएंगी। बहुत सारी कंट्रीज़ ने स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एडवांटेजेस इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ को, मिल को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है।
कुछ कंट्रीज़ के पास अपना खुद का रॉ मटेरियल है, जैसे इंडिया के पास भर-भर के रॉ मटेरियल है। कुछ कंट्रीज़ इम्पोर्ट भी कर लेती हैं रॉ मटेरियल को। यूएसए में बहुत सारी स्टील प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं, जैसे अलबामा, पिट्सबर्ग, लेक एयर रीजन, मिड अटलांटिक स्टेट्स, अलबामा, पिट्सबर्ग, लेक एरे रीजन और मिड अटलांटिक स्टेट्स। ये कहाँ के हैं बच्चा? यूएसए के हैं, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टील प्रोड्यूसिंग रीजन्स मिल जाएंगे। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, इटली, पोलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, यहाँ पर वेल डेवलप्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। एशिया की बात करें तो एशिया के दिग्गज हैं भाई, चाइना, जापान, इंडिया। यहाँ पर भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत बढ़िया से काम कर रही है। अदर इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो वो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुला, चिली, अल्जीरिया, इजिप्ट, जिम्बाब्वे एंड साउथ अफ्रीका। हमारे इंडिया में ही नहीं बच्चा, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कहाँ पर ही लोकेटेड होती हैं जहाँ पर उनका रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए। ये जो सेंटर हैं, ये चीप लेबर भी सप्लाई कर देते हैं, डेंस नेटवर्क भी होता है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का। मेन सेंटर्स हैं आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन के इंडिया में। जमशेदपुर, जमशेदपुर का पहला नाम था साक्षी, साक्षी, है ना? फिर बाद में उस साक्षी का नाम रख दिया गया जमशेदपुर। भिलाई, दुर्गापुर, रौरकीला, बोकारो, कुल्ती, भद्रावती, सालेम, विशाखापट्टनम, विजयनगर, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। जो भी मैंने मैप दिखाया था आपको, वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का ही मैप था। इंडिया में भी जो एनुअल स्टील प्रोडक्शन था, जब हम 1947 में बच्चे आज़ाद हुए थे तो सिर्फ 1 मिलियन टन था, पर अब ये 89.6 मिलियन टन हो गया है 2015 में। ठीक है, तो हम भी ठीक ठाक कर ही रहे हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में। तो आयरन स्टील के बाद आती है हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे इंडिया की सबसे पुरानी अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही है। जो टर्म है टेक्सटाइल, उसका मतलब होता है विविन वूवन फैब्रिक। जब हम थ्रेड को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली प्लेस करके कपड़ा बना लेते हैं तो इसे ही क्या बोलते हैं बच्चा? टेक्सटाइल, है ना? बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल हैं जिनको आप क्लॉथ बनाने में यूज़ करते हो, जैसे चंदेरी है, कॉटन है, सिल्क है ना? दुनिया भर के मटेरियल अवेलेबल है, इवन सिंथेटिक फाइबर भी अवेलेबल है अब तो। पर सिंथेटिक को हमको पढ़ना ही नहीं है, हमको किसको पढ़ना है? कॉटन के वेरिएंट्स को। चलो, दीज मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। बहुत सारे सोर्सेज से हमें मिलते हैं हमारे क्या मटेरियल, है ना, जिसके थ्रू हम क्लॉथ बना पाए। तो पहला प्लांट से। प्लांट से क्या मिलता है बच्चा? कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प। तो जीन्स वगैरह बनाई जाती थी पहले हेम्प से ही बनती थी, है ना? कॉटन, जूट, फ्लैक्स, हेम्प हमें किससे मिलता है? प्लांट ऑब्टेन फाइबर है। देन एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है बच्चा? वूल और सिल्क। सिल्क कोकून से मिलता है ना? वूल चिप से मिलता है। केमिकल से बनता है आपका रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये आपको किससे मिल जाएगा? केमिकल से। चलो, कॉटन एक बहुत ही फेवर्ड फाइबर है। पास्ट 50 ईयर में सिंथेटिक फाइबर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, जैसे मैंने बात बताया ना, सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, चीप है। तो हमारी कंट्री में जहाँ रिच लोग बहुत कम हैं, मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है, पुअर ज़्यादा है, तो सिंथेटिक फाइबर बहुत ही ईजी गोइंग है। क्लॉथ फाउंड इन इजिप्शियन टूम। इजिप्शियन टूम्स में जो क्लॉथ कपड़ा मिला है लगभग 5000 BC, BC, है ना? अ, अभी हम 2022 पे हैं बेटा, तो यहाँ से वापस 180 पे जाओ, मतलब 2000 साल ये हो गए। और इसके बाद फिर 5000 ईयर BC, बिफोर कॉमन एरा, है ना? 5000, तो टोटल हम जो बात कर रहे हैं वो 7000 ईयर अगो की कर रहे हैं। पहले यहाँ पर है ना, अभी हम एडी कॉमन एरा में कहाँ पर है हम लोग? एनाडोमनी कहाँ पर है? 2022। तो इससे पहले 1 पे जाओ तो मतलब 2000 साल पीछे ये हो गए। और फिर ये लोग बोल रहे हैं 5000 BC, तो यहाँ से 1 2 3 करके 5000 BC चालू हुआ, तो लगभग हम लोग बात करें 7000 ईयर पहले की। क्लॉथ जो इंडिया में बना हुआ था वो मिला कहाँ पर हमें? इजिप्शियन टूम्स में।
मार्को पोलो 13 सेंचुरी में इंडिया आया, उसने डिस्क्राइब किया कि इंडिया में बहुत फाइन क्वालिटी इंडियन टेक्सटाइल बनते थे। ठीक है, किसने बोला? मार्को पोलो ने। और यही मार्को पोलो हैं जो चाइना से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ लेके गए? अपनी कंट्री इटली लेके गए। मार्को पोलो ने चाइना से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ लेके गए? इटली। इंडिया में बेटा जब तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, है ना, तब तक जो कॉटन के जो क्लॉथ थे वो हैंडलूम से बनाए जाते थे, हाथों से बनाए जाते थे। आज भी तुम लोग देखो, बनारसी साड़ियाँ जो होती हैं वो लोग हैंडलूम पे काम कर रहे हैं। महेश्वर आप लोग अगर जाएं, इंदौर के पास में महेश्वर है, वहाँ पर भी हैंडलूम से ही काम चल रहा है टिल डेट। तो जो रैपिड डेवलपमेंट है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वो बहुत बाद में आया। उसके पहले ही हम कॉटन में पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। पर जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंग्लैंड में बहुत सारे इन्वेंशंस होने लगे। 18 सेंचुरी का हाफ तो बोले तो 17th सेंचुरी, 750 1760। अभी मैंने आपको शायद गलत बताया, मैंने बोला ना 1850 से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आया था। 18 नहीं भाई, ये तो और 18th सेंचुरी मतलब 1750 60s में यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था। उस टाइम में बनी फ्लाइंग शटल। कब बन गई फ्लाइंग शटल? 1733 में। फ्लाइंग शटल कब बनी? 1733 में। फॉलोड बाय कार्डिंग मशीन 1748। तो लगभग जो हाफ था 18th सेंचुरी का, हाफ भी नहीं, हाफ के पहले ही इन लोगों ने फ्लाइंग शटल बना ली। फ्लाइंग शटल बनाने के बाद कार्डिंग मशीन बना ली, स्पिनिंग मूल बना लिया 1779 में, पावरलूम बना लिया जो वाटर पावर पे चलता था, स्टीम इंजन बना लिया 1785 में। वाह, महान थे ये अंग्रेज। पर अभी एक मिस्टेक जरा सुधार लेना है ना, मैंने बोला था 1850 से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जबकि वो कब से ही आ गया है यहाँ पर। 1733 से धीरे धीरे इन्वेंशन स्टार्ट हो गए हैं ना। फ्लाइंग शटल 1733, कार्डिक मशीन 1748, स्पिनिंग म्यूल 1779, पावर लूम जो कि स्टीम इंजन से चलता था, वो पावर लूम रन बाय वाटर पावर एंड स्टीम इंजन वाज इन 1785। धीरे धीरे ग्रेट ब्रिटेन से टेक्सटाइल, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग कहाँ पहुंची? यूरोप के दूसरे पार्ट में, फिर यूएसए पहुंच गई, फिर चाइना, फिर इंडिया, फिर जापान, और धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड में ये सारी मशीन्स और इनकी टेक्नोलॉजी पहुंच गई। अगर हम लास्ट 200 ईयर्स की बात करें तो टेक्सटाइल मील्स पूरे दुनिया में धीरे धीरे करके ग्रो कर रही है। Cotton textiles are mainly manufactured in USA, China, India, Russia, UK, जापान, ब्राज़ील एंड इटली। टोटल वर्ल्ड में 193 कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर ये जो 6 और 7 कंट्रीज़ का नाम दिया है, तो लर्न करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। पूछा जाएगा कि कॉटन टेक्सटाइल मेनली कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, तो क्या बोलेंगे आप? यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया, यूके, जापान, ब्राज़ील, इटली। रिसेंट ईयर में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो शिफ्ट कर गई है कहाँ से? फ्रॉम द टेम्परेट रीजन ऑफ यूएसए एंड यूरोप टू कॉटन ग्रोइंग एरिया। ठीक है, अब जहाँ पर कॉटन ग्रो हो रहा है वहीं पर मैन्युफैक्चरिंग भी उसकी होगी, क्योंकि चीप इसके लेबर मिल जाता है, चीप पावर भी मिल जा रही है, नई ऑटोमेटिक मशीन आ रही हैं, बड़ा सा लोकल मार्केट डेवलप हो गया है। तो मतलब आप जहाँ पर ग्रो कर रहे हो वहीं पे चीप लेबर अवेल करो, और सस्ते में। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो है नहीं, मार्केट भी है। अब हमें तो कितना ज़्यादा क्लॉथ की रिक्वायरमेंट, दिन का अलग, रात का अलग, पार्टी का अलग, रियल ब्रदर सिस्टर की शादी का अलग, दूर की शादी का अलग, कितने सारे क्लॉथ चाहिए। तो क्लॉथ मार्केट तो भैया बहुत बड़ा है ही। और हमारी कंट्री, हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हैं, तो लेबर भी इजीली मिल जाती है। यूएस में भी लेबर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, पावर का आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी हर कंट्री, हर कॉन्टिनेंट में मिलेगी। आजकल बहुत सारी ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई हैं, तो हर चीज़ अब इजीली अवेलेबल है। पर बिफोर द ब्रिटिश रूल, जब तक ब्रिटिश रूल इंडिया में नहीं था, इंडिया का जो हैंडलूम क्लॉथ था वो ग्रेट डिमांड में था। और सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं भाई, ब्रिटेन में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। मेन वैरायटी थी इनकी मुस्लिन ऑफ ढाका। ढाका मतलब आज का जो करेंट डे बांग्लादेश है। बांग्लादेश पहले इंडिया ही था ना, 1971 के पहले तो बांग्लादेश पे ही नहीं था। जगह थी, पर वो जगह बांग्लादेश के नाम से नहीं थी, इंडिया के नाम से थी। पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, है ना। और 47 के पहले इंडिया, 1947 के पहले वो इंडिया थी, 1971 तक वो ईस्ट पाकिस्तान थी, और फिर बाद में बांग्लादेश बनी। मुस्लिन ऑफ ढाका, चिंट ऑफ मसूलीपट्टनम, कैलिको ऑफ कैलिकट,
पर वो अपनी पोजीशन ज़्यादा दिन तक मेंटेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए भाई? क्योंकि मशीन मेड गुड्स से कंपटीशन करना आसान नहीं था, ना ही प्राइसेस में, ना ही क्वालिटी में। क्वालिटी तो फिर भी एक तरफ हम रख भी दे कि नहीं यार, क्वालिटी ठीक है, हमारी ज़्यादा अच्छी है। प्राइस उनके बहुत ज़्यादा कम थे, बल्क में प्रोड्यूस कर रहे थे। इंडिया में पहली मॉडर्न टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश हुई 1854 में। कहाँ पर बच्चा हुई? मुंबई में। ठीक है। उसके बाद से जो जो इंडस्ट्री थी इसने रैपिड प्रोग्रेस की। आज अगर हम बात करें तो आज ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया में है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक है। 80 से ज़्यादा सिटीज़ हैं इंडिया की जहाँ पर आपको टेक्सटाइल मिल मिल जाएंगी। कहाँ कहाँ पर? महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मुंबई, महाराष्ट्र, है ना। ये लार्जेस्ट सेंटर है जिसे आप कॉटन पॉलिस कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कह सकते हैं। किसको बोलते हैं कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया? मुंबई इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का मुंबई, आमची मुंबई, लार्जेस्ट सेंटर है किसका? कॉटन प्रोडक्शन के लिए। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया। विच सिटी इज नोन एज कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया? मुंबई। मुंबई कहाँ पर है, किस स्टेट में? महाराष्ट्र में। तो आज 80 सिटीज हैं इंडिया की जहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स लोकेटेड है। अब हम पढ़ेंगे हमारी लास्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो एक कंडीशन है, सोचो आप कि आपकी जो पेरेंट कंपनी है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप काम कर रहे हो, उसका जो मेन हेडक्वार्टर, मेन सेंटर है वो कैलिफोर्निया में है। उसकी सब्सिडरी कंपनी एक ब्रांच कहाँ पर भी बचा? मुंबई में भी है। तो जो सीईओ है कंपनी का वो आपसे कुछ कुछ मैटर्स को डिस्कस करना चाहता है। ठीक है। मुंबई में जो कंपनी है, मैं जो कंपनी मुंबई में जो उसकी एक ब्रांच है, उसका जो मैनेजर है उससे सीईओ जो कि मेन हेडक्वार्टर में कैलिफोर्निया यूएसए में बैठा हुआ है, वो कुछ डिस्कस करना चाहता है। पर उसके पास मुंबई आने का टाइम नहीं है भाई। इतना लंबा पहले फ्लाइट ले आए, पहुंचे, उससे मिले, फिर वापस जाए, तो एक हफ्ता कौन बर्बाद करेगा? तो वो चाहता है यार मुझे बात तो करनी है मुंबई में मेरे मैनेजर से जो मेरी कंपनी में ही जॉब कर रहा है, पर मैं वहाँ जाना भी नहीं चाहता। ऐसे सिचुएशन में जो सीईओ होगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेगा अपने मैनेजर्स के साथ। दोनों के बीच में जो वीडियो कैमरा होगा, माइक्रोफोन और ऑन होंगे, स्पीकर अटैच होंगे उनके रिस्पेक्टिव कंप्यूटर से, और इस तरीके से वो एक दूसरे से बात कर पाएंगे। उनकी वॉइस, वो इमेजेस शेयर कर सकते हैं। ठीक है। थ्रू नेटवर्क टू ईच अदर्स कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर में जो नेटवर्क है उसके थ्रू। थ्रू सच टेक्नोलॉजीज, ऐसी टेक्नोलॉजीज के थ्रू इनोवेशंस, कम्युनिकेशंस आज बहुत फास्टर हो गया है। और ये सिर्फ हमारा टाइम नहीं बचा रहा, बच्चा मनी भी। अगर वो इंडिया यूएसए से इंडिया आता है तो क्या आपको पता है रफ उसकी कॉस्ट कितनी होती है? यूएसए से इंडिया मुंबई आने की उसकी कॉस्ट होती है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपी फॉर ओनली फेयर। किराया देने में उसके 1 लाख रुपीज़ लग जाते हैं। फिर वो यहाँ रुकता, होटल, खाना वगैरह कितने सारा हो जाता है। इससे तो बेटर है कि उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही कॉल पे ही बात की। अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द साइंस। साइंस है जो यूज़ करती है सॉफ्टवेयर को, है ना, विच यूज सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर टू मैनेज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है, कंप्यूटर का यूज़ करती है, तभी हम उसे क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये प्रोसेस करती है, डेटा को प्रोटेक्ट करती है, सिक्योर करती है, स्टोर करके रखती है, रिसीव करती है और रिट्रीव भी करती है। रिसीव करना मतलब मिलना, रिट्रीव करना बाहर निकालना, स्टोर करना मतलब प्रॉपरली कहीं संभाल के रख लेना, प्रोटेक्ट करना, संभालना, प्रोसेसिंग, ये सारा काम कौन करती है? आईटी इंडस्ट्रीज। जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है जिसे हम क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। पर जो उसका प्रोग्राम उसके अंदर, कंप्यूटर हार्डवेयर जिसको आप टच कर सकते हो, ये भैया ये मेरा कंप्यूटर है, मेरे घर में रखी हुई मशीन है। पर जो प्रोग्राम पार्ट होता है उसका, जिसमें हम प्लस माइनस करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें 21st सेंचुरी में, तो इसने इंफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र को इतना इजी बना दिया है कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस आसानी से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सकती है। इसने सिर्फ कम्युनिकेशन को ही इजी नहीं बनाया है, चीपर, सस्ता भी बना दिया है, इजीली एक्सेसिबल भी। क्विकली हम किसी से भी बात कर सकते हैं, इजीली एक दूसरे के लिए एक्सेसिबल है। जो इंट्रोडक्शन है हाईटेक एप्लीकेशंस का, गैजेट्स का, जैसे आईट्यून्स, आईपॉड्स, एंड्रॉयड, ये सब हमारी लाइफ को कितना कंफर्टेबल बना रहे हैं ना। नहीं, सच में बेटा कंफर्टेबल बना रहे हैं। जब कोरोना चल रहा था तो क्या मोबाइल इंटरनेट नहीं होता तो आपको लगता है कि क्लासेस पॉसिबल हो पाती? बिल्कुल नहीं हो पाती, है ना।
तो किसके थ्रू पॉसिबल हुआ? सॉरी, नेट के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू, एंड्रॉयड के थ्रू। तो ये सब भी हाई एंड टेक्नोलॉजी किसके, क्या ही किसके ऊपर ही बेस है? सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस है ना। हार्डवेयर तो ठीक है, पर उसके अंदर जो डब्बा है उसके अंदर भी तो कुछ होना चाहिए ना, जैसे हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब अच्छा, सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें छोड़ दें तो ई कॉमर्स आज, अमेजोन आप जानते हो, फ्लिपकार्ट आप जानते हो, स्नैपडील आप जानते हो, क्या ये बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल, बिना कंप्यूटर के रन कर सकती हैं? बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के रन कर सकती हैं? नॉट पॉसिबल। तो ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से भी स्मॉल बिजनेसेस ने अपने आप को प्रॉस्पर बनाया है, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। आज मैं सिर्फ अपने सिटीज़ के टीचर्स के साथ नहीं पढ़ सकती हूँ या उन बच्चों को नहीं पढ़ा सकती हूँ जो मेरे सिटी में अवेलेबल हैं। आई कैन टीच टू एंटायर इंडिया। मैं एंटायर इंडिया के टीचर से पढ़ सकती हूँ, अपने डाउट सॉल्व कर सकती हूँ। किसके थ्रू पॉसिबल? वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट के थ्रू, जहाँ पर जो टीचिंग टूल्स हैं उन्हें डिज़ाइन किया गया है कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज़ करते हुए। ठीक है? और स्टूडेंट भी वर्चुअल क्लासेस को बहुत एंजॉय करते हैं। आईटी का हेल्थ केयर में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है, पॉजिटिव यूज़ है। ठीक है? जैसे कि टेलीमेडिसिन आजकल मिल रही है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स रखे जा रहे हैं मेंटेन। तो हेल्थ सेक्टर में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से काम कर रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ के हर एस्पेक्ट में एक फिनोमिनल चेंज लाई है। इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबली आप देख सकते हो। ठीक है? इट्स इम्पैक्ट इज ग्लोबल एज द आईटी इंडस्ट्री कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप रैपिडली। कंटिन्यू, ये ग्रो कर रही है रैपिडली। कहाँ से कहाँ पहुँच गई है आज आईटी सेक्टर। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं हमारे वीडियो को। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। ठीक है?